जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज आपके लिए एक मास्टर क्लास लेकर आया हूं मैं, जो कि है भारत के पड़ोसी देश। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें टोटल एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। और इसमें मैंने श्रीलंका भी ऐड कर दिया है। तो श्रीलंका की स्टैटिक जीके जो बनती है, और जितने भी हमारे भारत के पड़ोसी देश है उनकी स्टैटिक जीके बनती है, इन सबको आज हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। जो बच्चों ने ये स्टैटिक का जीके का रखी है कंप्लीट, वो रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, और जिन बच्चों ने अभी शुरुआत की है ये उनके लिए भी है। और ये किस किस एग्जाम के लिए कवर करेगा, ये देखा जाए जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उनमें से एक ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आजकल जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया वो स्टैटिक जीके का पोर्शन ज्यादा हो गया। तो आज मैं पहली क्लास लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके की। इसमें करेंगे हम भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कितने हैं और तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। सबसे पहला, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 है। अब ये 7 है, ये देश हमारे कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल, म्यांमार, भूटान और इसके बाद अफगानिस्तान। ये 7 देश भारत के पड़ोसी देश है, मतलब भारत की सीमा से कहीं ना कहीं टच होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो पड़ता है वो यहाँ पर पड़ता है। अपने मैप भी तैयार कर लेंगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आता है चीन। चीन यहाँ पर है। और इसके बाद आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान यहाँ पर है। और इसके बाद बात करी जाए नेपाल, तो नेपाल कहाँ पर पड़ता है? नेपाल यहाँ पर है। मैप में भी देखते चलना है, क्योंकि मैप में लोकेशन देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि हाँ पता रहता है कौन चीज कहाँ पर है। इसके बाद म्यांमार, और म्यांमार कहाँ पर है? म्यांमार यहाँ पर है। और इसके बाद भूटान, तो भूटान कहाँ है? भूटान यहाँ पड़ता है। और इसके बाद अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान हमारा यहाँ पर, ये 106 किलोमीटर दूर सीमा लगती है। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है सर? तो इसकी याद करने की ट्रिक जो है, सभी जानते होंगे, अक्सर जिन बच्चों ने तैयारी करी होगी, बचपन एमबीए। बचपन एमबीए का मतलब क्या है कि ये भारत के जो पड़ोसी देश के साथ इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। जैसे वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, और नैसे नेपाल। और इसके बाद एम, एम मतलब म्यांमार, बी मतलब भूटान, और ए मतलब अफगानिस्तान। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं बचपन एमबीए की ट्रिक। अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक एक देश को उठाएंगे और उसका पूरा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करते चलेंगे। लेकिन पहले हमें क्या करना है, पहले मैं बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के साथ पड़ोसी देश कितने सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं? 7 करते हैं। क्लियर हुआ? फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। ठीक है, कितना है? 4096.7 किलोमीटर, सबसे ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वो कौन है? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, जो कि मैंने उधर बता दिया आपको। ठीक है ना? क्लियर हुआ आपका ये? इसके बाद ये जो ट्रिक मैंने बनाई है, ये ट्रिक जो बनाई है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाले, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने सीक्वेंस से बनाई है कि सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद सबसे ज्यादा बांग्लादेश, और उसके बाद सबसे कम अफगानिस्तान। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है कि मैंने ये नक्शा आपको बता दिया है, किस किस देश में कौन सा देश की स्थिति कहाँ पर है, और भारत से कितने कितना सटा हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे, पहला देश उठाएंगे और पहले देश की हेडिंग डाल लेंगे हम, क्या? बांग्लादेश। और उसकी सीमा डाल लेंगे कितनी? 4096.7 किलोमीटर। क्लियर हुआ? अब इसके बारे में बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन। अब आप नोट्स बनाते चलेंगे क्लियर अपने। पहले जो हेडिंग होगी आपकी वो क्या होगी? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो है हम यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करते चलेंगे। और ये स्टैटिक पोर्शन आप देख लेना, किसी न किसी एग्जाम में 100% आपको वनडे एग्जाम जो है उनमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। यहाँ पर एक सबसे मोस्ट चैप्टर यही है कि भारत के पड़ोसी देश। स्टैटिक जीके में यहाँ से क्वेश्चन पक्का या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है सभी जानते हैं, क्या है? ढाका है। क्या है बांग्लादेश की राजधानी? ढाका है। इसके बाद आजाद कब हुआ था? तो आजाद आप सभी जानते हैं कि 26 मार्च 1971 में हमारा जो है बांग्लादेश आजाद हुआ था। इसके बाद जैसे हम अपना क्या बनाते हैं, अपना हम मुक्ति दिवस मनाते हैं, मतलब स्वतंत्र दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। वैसे ही ये जो बांग्लादेश वाले लोग हैं ये कब बनाते हैं मुक्ति दिवस? अपना 16 दिसंबर को अपना मुक्ति दिवस बनाते हैं। इसी के बाद यहाँ की संसद की बात करी जाए, संसद का नाम क्या है? तो यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद, यहाँ की संसद का नाम बांग्लादेश की। इसके बाद राष्ट्रीय पशु की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पशु आप सभी जानते हैं बंगाल
टाइगर। बंगाल टाइगर जो है बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल की बात करी जाए तो राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है, ठीक है, कबड्डी है। लेकिन भारत में भी बहुत ज्यादा कबड्डी खेली जाती है, तो आप सभी सबको पता होगा। इसके बाद राष्ट्रीय फल क्या है यहाँ पर, कटहल। किसका, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है, कटहल है। इसके बाद बात करी जाए कि राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है, सुरमा यहाँ की राष्ट्रीय नदी है, किसकी, बांग्लादेश की। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि बांग्लादेश बताइए निम्नलिखित में से बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो कौन सी है, सुरमा नदी है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बात करी जाए सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, साका हैपकांग, क्या है, सापा हैपकांग इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है बांग्लादेश की। इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष आप सभी जानते हैं, वृक्ष का मतलब होता है पेड़, तो पेड़ कौन सा है यहाँ पर, आम। और इसके बाद बात करी जाए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो वो भी आम है। क्लियर हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है, वाटर लिली है। और इसके बाद प्रांतों की संख्या, मतलब बांग्लादेश के अंदर टोटल कितने राज्य हैं, ठीक है, और कितने हैं टोटल, 8 राज्य हैं। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा की बात करी जाए तो राष्ट्रीय भाषा क्या है, बंगाली राष्ट्रीय भाषा है। और इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा कब मिला था, तो 1956 में से दर्जा मिला था। अब ये किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ये वेरी मोस्ट है, कौन सा, ये वाला राष्ट्रीय भाषा वाला वेरी मोस्ट है। क्यों है मोस्ट, से पूछा जाएगा कि बताइए बांग्लादेश की जो भाषा है कौन सी, बंगाली, उसे राष्ट्रीय दर्जा कब मिला, तो कब मिला था, 1956 में मिला था। ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो मिला था कब मिला था, 1956 में मिला था। तो इस तरीके से हमने बांग्लादेश कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्या बचता है, चीन। तो अब चीन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा पोर्शन हमने ये तैयार किया था, सेम उसी पोर्शन पे, उसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चीन की जो सीमा लगती है कितनी लगती है, 3488 लगती है। ये जो चीन है इसकी जो सीमा लगती है भारत से कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर लगती है। क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर राजधानी पढ़ी थी, सेम कंडीशन वहां पर। तो जैसे चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी आप सभी जानते हैं क्या है, बीजिंग है। इसके बाद आजाद कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1949 को कौन आजाद हुआ था, ये चीन आजाद हुआ था। इसके बाद बात करी जाए संसद का नाम, तो यहाँ पर क्या है संसद का नाम, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इसकी संसद का नाम है। इसके बाद राष्ट्रीय पशु की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पशु क्या है यहाँ पर, पांडा इसका राष्ट्रीय पशु है। इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, किंगोक है। कौन सा है, किंगोक है, किंगोक है। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, क्रेन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प की बात करी जाए तो क्या है, पियोली यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प या राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय भाषा इसकी कौन सी है, मंडारिन राष्ट्रीय भाषा है। अब एक बात ध्यान रखना, मंडारिन से एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मंडारिन है। और जो चीन की राष्ट्रीय भाषा है, वो चीन की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, वो भी मंडारिन है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इस तरीके से आ सकता है, या चीन में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो मंडारिन है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल सभी जानते हैं, टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कोमोलंगमा, क्या है, कोमोलंगमा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद सबसे राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है, यांगसी नदी है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि यांगसी नदी कहाँ की है, ये चीन की नदी है। और इसके बाद राष्ट्रीय नदी है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो भी यांगसी नदी है। क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ प्रांतों की संख्या की बात करी जाए तो प्रांत कितने यहाँ पर 34 34 प्रांत है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में कंप्लीट कर लिया, चीन के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो आता है अगला देश कौन सा आता है, ये आता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया, मैं सीक्वेंस से लेकर चल रहा हूँ चीजों को, ठीक है। ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम में आपको रिवीजन के लिए कुछ ऐसा चाहिए होता है, कम समय में हम तैयारी कर सके। तो आप इसकी डबल स्पीड करके भी देख सकते हो, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा और तेजी से पढ़ाऊँ, क्योंकि ये आप नोट करते रहना, आप स्लो करके नोट कर लेना। पाकिस्तान, अब ठीक है, पाकिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर सीमा जो लगती है, ये जो पाकिस्तान है इसकी जो सीमा लगती है भारत से, ठीक कितनी लगती है, 33-23 किलोमीटर। जो मोस्ट है मैंने वही लिख रखा है, ठीक है, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 33-23 किलोमीटर किसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान से भारत की सीमा लगती है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि भारत और पाकिस्तान में जो सीमा है वो कौन सी है, वो रेड क्लिफ रेखा है, आप सभी जानते हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ गिरा इसकी राजधानी की बात करी जाए, किसकी राजधानी की बात करी जाए, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। क्या है, इस्लामाबाद है। इसके बाद आजाद कब हुआ था, आजाद 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। वैसे अगर बात करी जाए कि भारत कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो मतलब यह है कि जो हमारा देश जिस दिन आजाद हुआ था उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को आजाद हुआ था, क्या, पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ के संसद का नाम क्या है, संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या है, नेशनल असेंबली है, ठीक है। और इसी तरीके से राष्ट्रीय पशु की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पशु क्या है,
मारखोर है, मारखोर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। इसके बाद वृक्ष की बात करी जाए तो वृक्ष कौन सा है, देवदार यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पक्षी है चकोर है। राष्ट्रीय पशु की बात, पुष्प की बात करी जाए, पुष्प मतलब फूल, और फूल कौन सा है, जैस्मीन का है। इसकी राष्ट्रीय भाषा, और राष्ट्रीय भाषा नॉर्मली अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा होते हैं, मुस्लिम कंट्री होती है, वहाँ पर या तो तीन ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, या तो अरबी, उर्दू, फारसी। तो यहाँ पर क्या है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इसकी उर्दू है। इसके बाद राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल आप सभी जानते हैं आम, और भारत का क्या है, भारत का भी आम ही है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, और भारत का भी क्या खेल है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्योंकि पहले आज़ादी से पहले, मतलब 15 अगस्त 1945 जब हम आज़ाद हुए थे, उससे पहले की बात करी जाए तो दोनों देश आपस में जुड़े हुए थे और दोनों एक साथ खेलते थे मिलकर, तो इसलिए यहाँ का और वहाँ का खेल दोनों का सेम है। क्लियर हुआ? इसके बाद पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे, पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है पीओके में है, केटू। केटू क्यों है, केटू ये है तो भारत का हिस्सा, केटू है तो भारत का हिस्सा, लेकिन क्या है कि इसमें पाकिस्तान का कब्जा है, और जब पाकिस्तान ने कब्जा है तो इसे अपने हिस्से में मानकर उसे क्या कहता है कि ये मेरे राज्य में पड़ती है, मेरे क्षेत्र में पड़ती है, मेरे देश में पड़ती है, तो इसलिए मैं इस सबसे ऊंची चोटी मानता हूँ। तो केटू यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह है पीओके में, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म पीओके की, हिंदी में कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। इसके बाद सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। तो कहाँ की सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है, ये किसकी है, पाकिस्तान की। तो सिंधु नदी घाटी के किनारे एक और क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सिंधु नदी घाटी के किनारे कौन सी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। और इसके बाद प्रांतों की संख्या की बात करी जाए तो प्रांत कितने हैं यहाँ पर, 8 प्रांत है, मतलब 8 प्रांत है। और इसके बाद सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है पाकिस्तान का, कराची है। और कराची से एक और क्वेश्चन बनता है, कराची जो है एक क्या है, बंदरगाह भी है। क्लियर हुआ? बंदरगाह का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं और जहाँ पर जहाज़ों का आवागमन होता है, वहीं उसे बंदरगाह कहा जाता है। इसके बाद संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, 14 अगस्त 1973 में संविधान बनके इसका लागू हुआ। क्लियर हुआ? अपना देश कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो इसी तरीके से यहाँ भी इसका कब हुआ था, 14 अगस्त 1973 को इसका संविधान लागू हुआ था। इसके बाद राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान कौन सा है, यहाँ पे कौमी तराना, कौमी तराना, कौमी तराना कहाँ का राष्ट्रीय गान है, ये पाकिस्तान का है। क्लियर हुआ? और अपने देश का क्या है, जनगण मनगण है। इसके बाद प्रथम राष्ट्रपति, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सिकंदर मिर्जा थे प्रथम राष्ट्रपति। और बात करी जाए भारत की, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ पर बात करी जाए प्रथम प्रधानमंत्री, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली थे। और बात करी जाए भारत की, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद पहली बार या प्रथम बार क्या कहा गया था कि पाकिस्तान नाम रखा था, ठीक है। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था, रहमत अली ने रखा था। तो इस तरीके से क्लियर हो रहा, सबसे पहले उन्हीं ने पुकारा था पाकिस्तान कहकर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे हम नेपाल की, तो नेपाल के बारे में सेम इसी पोर्शन में हम आगे चलेंगे और पाकिस्तान नेपाल के बारे में बात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नेपाल के बारे में करेंगे। नेपाल के बारे में भी सेम इसी पोर्शन में मिलेगा, बस ज़्यादा नेपाल से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो मैंने देश ये बताया पीछे भी इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, नेपाल के बारे में बात करेंगे। तो नेपाल की सबसे पहले राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ब्लर होगा तो मैं बोल रहा हूँ काठमांडू लिख लेना, ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रीय पशु कौन सा है, गाय है। क्या है, गाय। इसके बाद बात करी जाए राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पीपल का है। और राष्ट्रीय भाषा की बात करी जाए तो राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, नेपाली है। और राष्ट्रीय नदी की बात करी जाए तो कर्णाली है। और इसके बाद राष्ट्रीय खेल की बात करी जाए तो वॉलीबॉल। और इसे कब स्वीकार किया गया था, 2017 में इसको राष्ट्रीय खेल के रूप में स्वीकार किया गया था वॉलीबॉल को। इसके बाद संसद का नाम की बात की जाए तो संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। संविधान जो लागू हुआ था कब हुआ था, ये 2015 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है वो किस तरीके से बनेगा कि विश्व का सबसे नवीनतम संविधान कौन सा है, नेपाल का संविधान है, किस देश का संविधान है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। या सबसे बड़ा संविधान जो है वो किस देश का है, वो भारत का संविधान है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से बन जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। और ये इस तरीके से क्वेश्चन और बनता है कि सागर माथा किस देश में कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, तो नेपाल में कहते हैं। और तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं इसे, नेपाल में तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को कहते हैं चोमोलुंगमा। क्लियर हुआ? और प्रांतों की संख्या की बात करी जाए तो प्रांतों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 7 है। तो इस तरीके से हमने नेपाल के बारे में कंप्लीट कर लिया है। और अब जो करेंगे हम वो किसके बारे में बात करेंगे, म्यांमार के बारे में बात करेंगे। तो म्यांमार के बारे में भी इसी पोर्शन में इसी पैटर्न पे चलना है हमें, और एक अच्छे नोट्स आपके बन रहे होंगे
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में के बाद आपको भारत के पड़ोसी देश की कभी कोई दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत डिटेल है, ठीक है? और जितना हो सकता है उतना शॉर्ट तरीके से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आप रिवीजन के तौर पे भी इस क्लास को बार-बार देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी जो है क्या है? वो नेपिदाब है। और जो आज़ादी मिली थी वो कब मिली थी? 4 जनवरी 1948 को मिली थी। कब मिली थी? 4 जनवरी 1948 को मिली थी। इसके बाद राष्ट्रीय पशु कौन-सा? इंडो चाइना टाइगर। कौन-सा है? इंडो चाइना टाइगर जो है कहाँ का है? म्यांमार का है। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा कौन-सी है? बर्मी राष्ट्रीय भाषा है। किसकी? म्यांमार की। राष्ट्रीय खेल, तो बात करी जाए राष्ट्रीय खेल की, तो राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? राष्ट्रीय खेल है यहाँ पर चिल्लोन। चिल्लोन इसका राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद संसद की बात करी जाए तो संसद का क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन। असेंबली ऑफ यूनियन इसकी राष्ट्र संसद का नाम है। इस तो इसके राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? पिफाउल पिफाउल पीहेड। क्या है? पिफाउल पीहेड है। और इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प की बात करी जाए तो क्या है? पैडॉक इसका राष्ट्रीय फूल है। और सबसे लंबी नदी की बात करी जाए, मतलब म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो इरावती है। और यहाँ पर पर्वत की बात करी जाए तो क्या है? साक्तो रांची इसका सबसे ऊँचा पर्वत है। तो इस तरीके से हमने नेपाल के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब जो पढ़ेंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भूटान के बारे में पढ़ेंगे। तो भूटान की सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से? नेपाल से। नेपाल से क्वेश्चन बनता है संविधान को लेकर, ठीक है? और इसके राष्ट्रीय खेल को लेकर ही बनता है। तो सेम यहाँ पर इसी तरीके से इसी पैटर्न पे हम दोबारा से करेंगे भूटान। तो भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसके बाद बात करी जाए राष्ट्रीय मुद्रा की, तो राष्ट्रीय मुद्रा कौन-सी है? नेगुलट्रम है। क्या है? नेगुलट्रम है। इसके बाद संसद की बात करी जाए, संसद क्या है? तो सोंगलू है। क्या है? तो सोंगलू इसकी राष्ट्र संसद का नाम है। तो सोंगलू बहुत मस्त है, ठीक है? इसे यहाँ पर स्टार बनाकर लिख लेंगे। राष्ट्रीय पशु कौन-सी है? डॉल्फिन। क्या है? राष्ट्रीय पशु उसका क्या है? डॉल्फिन है। इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष की बात करी जाए तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन-सा है? साइप्रस है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पुष्प कौन-सा है? ब्लू पोपली है। क्या है? ब्लू पोपी है। और राष्ट्रीय भाषा की बात करी जाए तो क्या है? दखोनज। दखोनज क्या है? इनकी राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल की बात करी जाए तो राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। तीरंदाजी का मतलब है जो तीर से निशाना लगाते हैं नहीं, उसे कहते हैं तीरंदाजी। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी है। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो क्या यहाँ पर है? रोबिन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसके बाद सबसे ऊँची चोटी की बात करी जाए तो कौन-सा है? कुलगर्गी है। कुलगर्ग कागरी इसकी राष्ट्रीय सबसे ऊँची चोटी है। और इसके बाद बात करी जाए नदी की, तो नदी सबसे लंबी कौन-सी है? मानस नदी है। और भूटान में जो प्रांत है, प्रांत मतलब राज्य कितने हैं? 20 राज्य हैं। तो मैं थोड़ा तेज़ी से करा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं एक रिवीजन के तौर पे क्लास को लेके चल रहा हूँ। आप इसके नोट्स भी बना चलें तो और बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? भूटान भी कंप्लीट कर लिया। अब जो लास्ट बचता है, वो लास्ट बचता है हमारा अफ़गानिस्तान। कौन-सा बचता है? अफ़गानिस्तान। और एक बात ध्यान में रखना कि अफ़गानिस्तान की सीमा जो लगती है सबसे कम लगती है भारत से। कितनी? 106 किलोमीटर। तो अफ़गानिस्तान के बारे में बात करेंगे हम। तो अब बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में, तो अफ़गानिस्तान की सीमा जो लगती है भारत से कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। इसकी राजधानी की बात करी जाए तो आप सभी जानते हैं काबुल है। और इसकी संसद के नाम बात करी जाए तो संसद क्या है? इसकी शोरा है। और इसे राष्ट्रीय पशु, ठीक है? राष्ट्रीय पशु क्या है? सॉरी, आज़ादी आज़ादी कब मिली थी इसको? 1919 से मिली थी। किससे? यूके से। क्लियर? तो इसके राष्ट्रीय पशु की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पशु क्या है? सनोपियोड पार्ड है। और इसके बाद वृक्ष की बात करी जाए तो वृक्ष क्या है इसका? अफ़गानी पाइन है। अफ़गान पाइन है इसका राष्ट्रीय। और इसके बाद बात करी जाए यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष की, तो क्या सॉरी, यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गोल्डन ईगल है इसका राष्ट्रीय पक्षी। और इसके बाद ये है राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ट्यूलिप्स इसकी राष्ट्रीय पुष्प है। और इसके बाद खेल की बात करी जाए तो क्या? बुर्ज काशी इसका राष्ट्रीय खेल है। और इसके अफगानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करी जाए तो वो कौन सी है? वो ये है हमारी नोसेक है। और इसके बाद सबसे लंबी नदी की बात करी जाए तो क्या करी जाए? हिरमंद है। हिरमंद और या हेलमंद इसे भी कह सकते हैं, ठीक है? या तो हिलमंद आ जाएगा या हेलमंद आ जाएगा। ये कहाँ की सबसे लंबी नदी है? ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद राष्ट्रीय फल की बात करी जाए तो राष्ट्रीय फल इसका क्या है? आड़ू है। क्या है? आड़ू इसका राष्ट्रीय फल है। और इसकी बात करी जाए तो इसकी राष्ट्रीय भाषा जो है, राष्ट्रीय भाषा आप सभी जानते हैं, एक तो फारसी इसकी है और एक क्या है? पाश्तो इसकी राष्ट्रीय भाषा है। और प्रांतों की संख्या बात करी जाए तो 34 है। ध्यान रखना 34 यहाँ पर भी है और 34 और कहाँ पर है? 34 चीन में भी है। तो दोनों का ध्यान रखना है कि किसकी संख्या दोनों की सेम है। क्लियर हुआ? बस ध्यान रखना है कि दोनों अगर ऑप्शन में आए तो उसे देखना है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है। पहले अगर अफ़गानिस्तान के प्रांतों की संख्या पूछी जाए तो वहाँ पर 34 देखना और 34 है तो वही ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। अब श्रीलंका बहुत मोस्ट है। ये देखो भारत का पड़ोसी देश हमने कंप्लीट कर लिया है। कैसे याद करें? बचपन एमबीए से। बचपन ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल और उसके बाद एम से म्यांमार और बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान।
तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए, ये भारत के पड़ोसी देश कर लिए। अब एक बात और है कि जो भारत के पड़ोसी देश में से हटकर मतलब समुद्री सीमा जो लगाता है वो कौन लगाता है, श्रीलंका लगाता है। तो श्रीलंका को हम एक स्पेशल तौर पर देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये भी पड़ोस में माना जाता है एक तरीके से, तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं साथ-साथ में, फिर बाद में एक क्लास में ये सब चीज़ें कवर हो जाए तो और बेहतर रहता है आपके लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, वो यहाँ पर जगह नहीं थी लिखने की, इसके नीचे ही श्रीलंका पड़ता है इस तरीके से, ठीक है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन-सी जल संधि है? जल संधि का मतलब होता है कि 2 स्थल खंडों को अलग करने वाली जलराशि कहलाती है, जल संधि कहलाती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो कौन जल संधि है? पाक जल संधि है। क्लियर हुआ? कौन सी? पाक जल संधि है। अब इसकी बात करी जाए श्रीलंका की राजधानी की तो क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा है। ठीक है? श्री जयवर्धनेपुरा। आज़ादी जो मिली थी कब मिली थी इसे? 4 जनवरी 1948 को इसे आज़ादी मिली थी। इसके बाद अगर राष्ट्रीय भाषा की बात करी जाए तो राष्ट्रीय भाषा क्या है यहाँ पर? सिंगली या तमिल इसकी राष्ट्रीय भाषा है। और राष्ट्रीय पशु की बात करी जाए तो राष्ट्रीय पशु यहाँ का हाथी है। क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय खेल की बात करी जाए तो वॉलीबॉल है और पर्वत की चोटी मतलब सबसे ऊँची पर्वत चोटी जो कौन-सी है? पिडुरूत लगा है, लगला है। क्या पिडरूत लगला इसकी सबसे ऊँची चोटी है और नदी की बात करी जाए तो क्या है? महावेली गंगा है और वृक्ष की बात करी जाए तो क्या है? सिलोन यहाँ का सबसे राष्ट्रीय वृक्ष है। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी की बात करी जाए तो पक्षी कौन? जंगल फाउल है और इसके बाद राष्ट्रीय फल की बात करी जाए तो कटहल है और प्रांतों की संख्या की बात करी जाए तो 9 है। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि यहाँ पर श्रीलंका को हमने साथ-साथ देख लिया और आप इसके नोट्स बना लें और बेहतर रहेगा और ये नोट्स जब आपके बन के तैयार हो जाएँगे तो एक ज़बरदस्त नोट्स आपके पास होंगे और इनसे क्या होगा कि इनसे आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं वनडे एग्ज़ाम में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने पूरी-पूरी कोशिश करी है कि हर चीज़ को बारीकी से बारीक उठाया जाए और कम से कम समय में करा जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो उन्हें एक वीडियो को पढ़ने के लिए कम से कम 1 से आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट इस तरीके से लगता है। तो मैंने कम समय में ज़्यादा बताने की आपको कोशिश करी है। ये मत समझना कि मैंने तेज़ पढ़ाया, मैंने तेज़ इसीलिए पढ़ाया कि आप इसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं और आप जितनी बार इसे देखोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन करने से ही हम अच्छी क्लास करते हैं। तो आई होप जिनको इस क्लास में किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं।